25 से 30 तक, बिहार में नीतीश तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं द सेकंड ओपिनियन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार, आरजेडी लालू प्रसाद यादव और लोजपा चिराग पासवान, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है उसके बारे में। तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, 4-5 दिनों पहले, कुछ राज्यों के राज्यपाल की अदला बदली हुई। कई जगह न्यू अपॉइंट हुए, कई जगह कुछ नए राज्यपाल आए। आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम नेता, जाने माने नेता, समाजवादी विचारधारा से बाहर निकले हुए नेता, जिनके अक्रॉस पार्टी लाइन कनेक्शंस है। मुस्लिम विज्ञान, कुरान, सब जो ज्ञान होता है वो उस व्यक्ति में है। राजकारण का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, सारे एक लिबरल फेस के तौर पे उन्हें देखा जाता है। उनकी अपॉइंटमेंट एज अ बिहार के राज्यपाल के तौर पे कुछ दिनों पहले हुई और उन्होंने शपथ ले ली। अब आरिफ मोहम्मद खान का बिहार के राज्यपाल पद पे आना क्यों ज़रूरी है, और बीजेपी ने आरिफ मोहम्मद खान जैसे इंसान को ही, मतलब जो महामहिम अभी राज्यपाल बने हैं, उनको ही बिहार का राज्यपाल क्यों बनाया, इसका एनालिसिस करने की कोशिश हम आने वाले 2-4-5 मिनट में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो राज्यपाल बिहार के बने हैं, पटना राजभवन हाउस में अभी उनका निवास स्थान बन गया है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पटना का राजभवन बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। आपको पता होगा रामनाथ कोविंद जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, जो एक्स राष्ट्रपति है अभी, वो जब राष्ट्रपति बने तब बिहार के राज्यपाल थे। अभी जो उपराष्ट्रपति भारत के बने हैं ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो एक इतिहास गवाह है कि आप बड़े स्टेट को किस तरह हैंडल करते हो। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, तब ममता बनर्जी को सामने से काउंटर करने वाले अपोजिशन लीडर कोई नहीं था। सामने से काउंटर, हर जगह पे जाके क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, और सरकार पे लगाम कसने का काम अगर किसी ने किया तो वो थे जगदीप धनखड़ जी। उनका प्राइज़ उन्हें मिला और वो देश के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अभी चेयरमैन भी है राज्यसभा के, बिकॉज राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हमें पता है, हमने सारों ने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है। नहीं होगा तो बता देता हूँ। आरिफ मोहम्मद खान, उनकी एक अलग वर्किंग स्टाइल है। आपको पता होगा कि केरल में राज्यपाल रहते हुए जो राज्य सरकार से अनसुनी चीज़ें चलती, मनमुटाव चलते रहता था। केंद्र की तरफ कंप्लेंट होना, फिर राज्य की तरफ से कुछ राज्यपाल के बारे में कहा जाना, फिर आरिफ मोहम्मद खान जवाब देते थे, तो वो चलता था। बट आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि आरिफ मोहम्मद खान इज़ अ पॉलिटिशियन। वो ज्ञाता है पॉलिटिशियन के, समाजवादी विचारधारा से बाहर निकले, अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके कनेक्शन है। बिहार में आए बराबर उन्होंने पहली चीज़ कौन सी की, तो बिहार में आए बराबर उन्होंने पहली चीज़ की कि वो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी से मिलने गए, और रीज़न बताया कि भाई इनके साथ तो हमारे पर्सनल रिलेशन थे, वाह, तो मिलने में क्या बुराई है, इसमें थोड़ी ना राजनीति कोई होते। अब किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ के पहचान वाले लोगों से तो मिलते ही है, इसमें क्या राजनीति का विषय है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार में सरकार उसकी आएगी जिसकी तरफ नीतीश कुमार होंगे। दोस्तों, ये फिक्स पैटर्न है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी फिक्स है, लेकिन किसकी तरफ से बनेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक कहावत है कि नीतीश कुमार अगर बोले ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जब तक प्लेन उड़े ना तब तक नीतीश कुमार के मन की बात समझ में आती कि सच में दिल्ली जा रहे कि मुंबई जा रहे। मतलब अगर उनके पास दिल्ली का भी टिकट हो तो जब तक दिल्ली का प्लेन उड़े ना और प्लेन में नीतीश कुमार रहे ना, तब तक मत समझ लेना भैया कि नीतीश कुमार दिल्ली ही जा रहे हैं। 4 बजे कहीं और होते हैं, 5 बजे कहीं और होते हैं। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें न्योता दे दिया
कि भाई नीतीश कुमार जी आप आइए, आपकी जो भी भुला सिकवा है, जो भी गलतियां है, मिस्टेक्स है, हम माफ़ करने के लिए तैयार है, हमारा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। लेकिन इस मत से उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहमत नहीं है। उनका कहना है कि भाई चाचा का तो टाइम हो गया, अब चाचा तो सरकार में आने वाले नहीं है और हमारे दरवाजे चाचा के लिए बंद है। वो तो मीडिया बार बार पूछ रही थी, तो मीडिया को शांत करने के लिए अब्बू बोल रहा हूँ, मतलब लालू प्रसाद यादव साहब ने ऐसा बयान दे दिया। लेकिन जब ये स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी से पूछा गया तो नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़ लिए और वही बोले भैया अब तो नहीं जाएंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार अब ये नहीं, इससे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी के पैर छूने तक का उन्होंने कोशिश की, लेकिन मोदी जी है कि वो भी छूने नहीं दिया, वो बात अलग है। और पॉलिटिक्स में ऐसे चलते रहता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आदमी थोड़ा झुक जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झुका हुआ है, ठीक है। बट नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का मन कब पलट जाए ये किसी को पलता है, इसलिए उन्हें पलटू राम भी कोई कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। इज़ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और सुशासन बाबू का टैग भी उनके ऊपर है। परिवारवाद की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं और 18 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा। तो स्वच्छ छवि के नेता है, सुशासन बाबू के नाम की उनकी पहचान है। लेकिन हम आज की बात करेंगे तो बिहार में जैसा आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद बीजेपी के लिए या फिर एनडीए गठबंधन के लिए आने वाले टाइम में बहुत सारी चुनौतियाँ थी। जैसा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लेना हो तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार गई, लेकिन जम्मू में उसने अच्छी खासी प्रेजेंस अपनी दिखा दी। उसके बाद हरियाणा का इलेक्शन था, हरियाणा का इलेक्शन ने इंडिया को बचा दिया दोस्तों। सच बता रहा हूँ कि हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत जाती तो हरियाणा के कांग्रेस के जो लीडर है वहाँ के हुड्डा साहब, उन्होंने बोल दिया था कि मैं शंभू बॉर्डर खोल दूंगा और ये दिल्ली की तरफ कुछ करने जाएंगे। जो अभी किसान नाम के वहाँ पे लोग बैठे हैं, किसान खुद को किसान बताते हैं, लेकिन जो बैठे हैं और दिल्ली की तरफ आ जाते हैं और बांग्लादेश में जैसी कंडीशन है वैसी इंडिया में करने की कोशिश होती। पूरे दिल्ली का घेराव ये लोग करके बैठते हैं, फिर इंडिया को क्या होता ये आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव था और झारखंड का चुनाव था, तो बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन ने जो 2024 में बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ था उनको एक बूस्ट अप दे दिया है कि भाई जो 2024 में हुआ वो फ्लुक था, आज भी हमारे पीछे लोग हैं। आने वाले समय में मतलब 2025 में दो जगह पे चुनाव होने वाले हैं। एक दिल्ली है, दिल्ली में बीजेपी ऑलरेडी 7-0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में 7-0 से जीती है और वहाँ पे केजरीवाल साहब जीतते आए हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब जीतेंगे नहीं जीतेंगे पता नहीं, अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ी तो चुनाव अच्छा होगा। अल्टीमेटली केजरीवाल साहब के जीतने के चांसेस कितने बनते हैं आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और बिहार का इलेक्शन बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ होंगे तो बिहार का इलेक्शन विल बी कंपैरेटिवली इजियर एज कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि नीतीश कुमार उस आलू की तरह है ना, तराजू का माप होता है। जब गिनते हो तो जब लास्ट में जो थोड़ी सी चीज़ डाली जाती है ना वेट बैलेंस करने के लिए, वो नीतीश कुमार है। जिसकी तरफ नीतीश कुमार चले जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है और ये पिछले 18 साल से चलते आ रहा है, आप सबने देखा है। तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती और पॉलिटिक्स में गारंटी देना ये जायज़ भी नहीं है, क्योंकि पता है कि क्या होगा। एग्जिट पोल भी इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज होती है तो उनके एग्जिट पोल भी झूठे साबित होते हैं, मतलब गलत साबित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छी स्टडी नहीं की, स्टडी की हुई होती है, बट लोगों का मूड और लोगों का जिस तरह से अभी एक्सप्रेशन देना बंद किया है, लोग सीधा जाके अलग अलग टॉपिक्स पे वोट करते हैं, उसके लिए सोचते हैं, तो हम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। बट ये मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब भैया दिक्कत ये है कि अगर ये गठबंधन ऐसे ही बना रहा, मतलब नीतीश कुमार, लोजपा के चिराग पासवान साहब और बीजेपी, तो बिहार में सरकार बनना तय है। अब दिक्कत ये है कि भले ही तेजस्वी यादव को पता ना हो, जिनका ग्राफ पिछले इलेक्शन में मतलब 2019 में जब इलेक्शन हुआ बिहार का 20 में, तब ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव इज़ द चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग। जैसा लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, वो वेटिंग ही करते रहे, बने नहीं। जैसे शरद पवार साहब के बारे में कहा जाता है कि भावी प्रधानमंत्री, तो भावी ही रह गए, अब तक बने नहीं, ठीक है। वैसा ही पीएम चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी यादव। ऐसा सबको लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव कैंपेन रन किया और जिस तरह से सफलता मिली और बिहार में नंबर 1 पार्टी के तौर पे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी खड़ी हो गई। लेकिन वो चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने तक तेजस्वी यादव ने लगभग 240 रैली की, लेकिन सक्सेस ज़्यादा मिली नहीं। कंपैरेटिवली 2019 के मुकाबले उनको सक्सेस मिली, 4 सीटें मिली लोकसभा की, और 2019 में जो 0 थी वो 4 तक लेके आए, तो उतनी ज़्यादा मिली नहीं। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव खुद के भरोसे ही सरकार बना लेंगे कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों के
साथ मिलके, लेकिन अब वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह का मजबूत कॉम्बिनेशन एनडीए का बिहार में बना है अंडर द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अंडर द लीडरशिप ऑफ चिराग पासवान एंड बीजेपी, तो आरिफ मोहम्मद खान को भेजना क्यों ज़रूरी था? भाई आरिफ मोहम्मद खान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये जो बरमुडा ट्रायंगल बीजेपी ने फॉर्म किया है, ये इसकी वजह से कि आने वाले टाइम में क्या कैलकुलेशंस बनेंगे, किस तरह से कौन से नए समीकरण बनेंगे, ये किसी को पता नहीं है। नीतीश कुमार आए दिन जाने की, मतलब वो भले ही बोलते ना हो, वो तो हमेशा बोले कि मैं जाऊंगा नहीं। वो तो इससे पहले भी बोल चुके हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ आ गए 1.5 साल में, क्योंकि उन्हें पता चल गया। फिर बीजेपी को बोले कि अब कभी नहीं जाएंगे, फिर भी बीजेपी से आरजेडी की तरफ चले गए, फिर आरजेडी की तरफ से इधर आ गए और बोले कि गलती हो गई, अब हमें पता चला कि आप कैसे लूटते हो और कैसे एक्सप्लॉइटेशन करते हो। अब बीजेपी को बोल रहे हैं कि भाई आप कभी नहीं जाएंगे, 2 बार जाए, गलती हो गई, आप कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी बातें चल रही है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। तो नीतीश कुमार भैया का कोई भरोसा नहीं। तो आने वाले टाइम में किस तरह का समीकरण बनता है, उस तरह के समीकरण को हैंडल करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो राजनीतिक संपन्न हो, जिन्हें राजनीति समझती हो, जिन्हें राजनीति का ज्ञान हो, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान हो, जिन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान हो। वैसे एक व्यक्ति है आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में कहा जाता है कि इज़ अ लिबरल मुस्लिम। उनके ग्रंथ हो, सारी चीज़ों पे पकड़ है, उनका जो साफ गोई से बात करते हैं, अपने मुद्दे रखने में बहुत प्रखर है और एकदम तार्किक बात करते हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में कहा जाता है। और उनके अक्रॉस पार्टी लाइन जो कनेक्शन है, आए बराबर आरजेडी लालू प्रसाद यादव से मिलना, नीतीश कुमार से रेपो बना के रखना, बीजेपी का जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान रखना हो, या फिर कुछ चीज़ें जो विधान भवन कर सकता है, उस चीज़ों को राजभवन कर सकता है, उस राजभवन की मर्यादा में रह के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और आपको पता है कि राज्यपाल के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है जब अनस्टेबिलिटी होती है। हाँ, किसी के पास अगर थम्पिंग मेजोरिटी आ गई तो राज्यपाल का रोल ऐसे भी कम हो जाता है, लेकिन अगर हंग असेंबली आ गई तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल राज्यपाल का हो जाता है। तो राज्यपाल अगर एक ऐसी व्यक्ति हो जिसे राजनीति की समझ है, जिसके पास राजनीतिक अनुभव है और अक्रॉस पार्टी लाइन कनेक्शन है, तो वो एसेट की तरह आपके लिए होता है। और बिहार के राजभवन का एक इतिहास भी रहा है कि बिहार के राजभवन जिसने जिसने अच्छे से हैंडल किया है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे गया है। तो आपको क्या लगता है कि राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान को भेजना, इसका रीज़न क्या हो सकता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।